हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के गणित शिक्षण के यूनिट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस किया था, सारी चीज़ें एनालाइज की थी, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस टॉपिक को हमें ज़्यादा ध्यान देते हुए पढ़ना है। तो आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 का एनालिसिस जो नहीं देखा था अभी तक तो ज़रूर देख लें। यूनिट 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप अभी से चीज़ों को एनालाइज करते हुए मेन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनिट 3 को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गणित शिक्षण में टोटल 6 यूनिट्स हैं और 70 मार्क्स का ये पेपर होता है, यानी कि टोटल 6 यूनिट से 70 मार्क्स आपके बनते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से हमने देखा था 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, यूनिट 2 से 15 मार्क्स के, और आज हम जो यूनिट 3 डिस्कस करने वाले हैं इससे टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसी आधार पर हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो मेन जो टॉपिक रहेंगे आप उनकी हेडिंग को नोट करते जाया करें और ब्लूप्रिंट को भी साइड में लिख लिया करें ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनिट 3 को। ये जो यूनिट 3 है, गणना संख्याएं एवं उनकी संक्रियाएं, तो ये यूनिट 2 से थोड़ी ईजी है। तो फर्स्ट में यहाँ जो संख्या पूर्व अवधारणाएं दिया हुआ है ये उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो मेन है हम उसी पे फोकस करेंगे। आगे जब हम देखते हैं संख्या की समझ एवं प्रस्तुति, तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में 10 संकेतों 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम अंक कहते हैं। ये दार्शनिक पद्धति कहलाती है और गणना की वर्णमाला है। बस आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। और अगर आप आगे और देखना चाहें तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि संख्याओं की समझ के अंतर्गत गिनती सीखने की प्रक्रिया के लिए 3 बिंदु हैं। पहला तो संख्या को पहचान कर उसके नाम को समझना, और दूसरा ये कि संख्या के साथ उसके संकेत को जोड़ना, और तीसरा ये कि संख्यांक तथा संकेत को लिखना। बस ये 3 पॉइंट्स हैं, आप सिर्फ इन्हें पढ़ लें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक यहाँ पर एक चीज़ और है, आप इसे भी पढ़ लें, मात्रा सूचक संख्याएं। यानी कि किसी भी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो वही मात्रा सूचक संख्याएं कहलाती हैं। ये बस थोड़ा सा समझने लायक था। नेक्स्ट जो यहाँ पर है संख्या रेखा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीवियस ईयर यानी पिछले 2 सालों में ये क्वेश्चन बना है यहाँ से कि कर्णी 2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें, इस तरह से। वैसे आपको संख्या रेखा की सामान्य जानकारी होगी ही। एक सरल रेखा में क्रमिक रूप से संख्याओं को जब प्रदर्शित किया जाता है तो वही संख्या रेखा की कही जाती है, और बीच में इसके 0 दर्शाया जाता है या अंग्रेजी के अक्षर ओ को मान लिया जाता है। और किस तरफ दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं ये आप जानते ही हैं। तो ये नॉर्मली संख्या रेखा को बताने के लिए था। अगर प्रश्न बनता है कि संख्या रेखा क्या है या इसको परिभाषित करें तो आप ये लिख सकते हैं उसमें। और यहाँ पर बताया गया है कि संख्या रेखा पर योग व्यवकलन की संक्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं चीज़ों को, बाकी आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं साचारी गुणधर्म का प्रदर्शन चार्ट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं संख्याओं की तुलना करना। तो संख्याओं की तुलना करने के लिए कौन कौन से संकेतों का प्रयोग होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा, छोटा और बराबर का। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं अंक और संख्या क्या है और इनका संबंध यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन से समझ सकते हैं कि अंक गणित के अंतर्गत अंकों के परस्पर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन तथा संख्याओं की गणना सम्मिलित होती है। और अंक गणित शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब अंक गणित शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ है अंकों का विज्ञान तथा गणना की विशेष कला। बाकी इसमें मेरे ख्याल से उतना जानने लायक चीज़ नहीं है। आगे हम देखते हैं अंक और संख्याओं का महत्व। तो कहाँ कहाँ महत्व है दैनिक जीवन में, आप वही इसमें
लिख सकते हैं अगर पेपर में आता है तो। नेक्स्ट है अंकगणित शिक्षण के सिद्धांत। तो यहाँ पर अंकगणित शिक्षण के काफ़ी सिद्धांत यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। पहला जीवन से संबंधित, दूसरा प्रत्ययों का समीकरण, और बस ये 2 ही सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर जीवन से संबंधित किस तरह से है आपको ये बताना है। नेक्स्ट है प्रत्ययों का समीकरण। तो अंकगणित अध्ययन के लिए अंकगणित में प्रत्ययों का स्पष्ट एवं समुचित ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जिन छात्रों को इन संबंधों का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है उन्हें अंकगणित की पाठ्य सामग्री का भी स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होता है। तो शिक्षक को चाहिए कि प्रत्येक छात्र को प्रत्येक ज्ञान का स्पष्ट कराने के बाद ही आगे पाठ को प्रारंभ कराना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है गणना और स्थानीय मान। तो आपको यहाँ पर स्थानीय मान की अवधारणा को समझना है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। यहाँ पर गिनती की रोमन प्रणाली आप सिर्फ देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये अभी तक तो नहीं पूछी गई है, बाकी ये इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रोमन में इस संख्या को क्या कहते हैं, एटसेट्रा। आगे हम देखते हैं गिनती का अभ्यास। तो अगर आप एक प्राथमिक शिक्षक बन रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि छात्रों में गिनती का अभ्यास किस तरह से कराना है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि बालकों को गिनना सिखाने या गिनती का अभ्यास कराने से पूर्व पहले 1 से 9 तक के गणना अंकों को मूर्त वस्तुओं से संबंध कराना चाहिए, जैसे 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, इस तरह से। यानी मूर्त रूप से आपको 1 से 9 तक की संख्याओं की गणना को सिखाना है छात्रों को गिनती का अभ्यास कराने से पहले। तो ये बात थी जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि पाठ का आरंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उनका अंत सूक्ष्म बातों से होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो आपको ये लाइन बहुत ही मदद करेगी। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था। तो ऐसी वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो बालकों के संपर्क में आते ही तथा जिनका बालकों की रुचि, भावना और विचारों के साथ तत्कालिक संबंध हो। तो बालकों की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, सूत्रों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मतलब वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगती हैं या नहीं, इसमें और क्या चीज़ें इन्हांस करनी चाहिए। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें लास्ट में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम और कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो संख्याओं का स्थानीय मान इकाई से दहाई की ओर बढ़ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात बस आप देख लें कि किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। एक तो उसका वास्तविक मान होता है जिसे हम शुद्ध मान कहते हैं या जातीय मान कहते हैं या अंकित मान कहते हैं, और दूसरा स्थानीय मान होता है जिसे हम स्थानिक मान भी कहते हैं। तो ये वास्तविक मान कौन सा होता है ये आप ध्यान रखें, मतलब किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता उसे वास्तविक मान कहते हैं, और किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार, ये जो स्थिति लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, किसी उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान या स्थानिक मान कहते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसको नोटिस कराना। तो ये भी आप नोट कर लें, नोट तो कर ही लें, भला ही आप कुछ चीज़ें जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आपको एक शब्द में नोट कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ इस यूनिट के अंदर ये टॉपिक था। ठीक है, तो स्थानीय मान की अवधारणा आप यहाँ से विकसित कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे हम देखते हैं 3 अंकों की संख्या या अंकों के ज्ञान का स्थानीय मान, और नेक्स्ट है यहाँ पर स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए एबेकस का उपयोग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि स्थानीय मान को सिखाने के लिए आप कौन कौन से TLM का यूज़ करेंगे या सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आप लिख लें एबेकस या गिनतारा जिसे हम कहते हैं, ये एक ही चीज़ है। एबेकस का उपयोग करेंगे या फिर किन्हीं मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जैसे पत्थर, कंचे, इस तरह से लकड़ी के टुकड़े, इस तरह से हम चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं स्थानीय मान को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था।
जब हम एग्ज़ाम टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो आपके और डाउट सॉल्व होते जाएंगे, और ये जो अभी आप ये एक वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को मेमोराइज़ करने में, याद करने में। तो आगे और देखते हैं हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसमें। नेक्स्ट है भिन्न की अवधारणा और उसकी प्रस्तुति। ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट आपको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए, वैसे ही आप जानते होंगे इसमें इसके बारे में, अंशहर क्या होता है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं भिन्न का स्वरूप। तो भिन्न के 4 प्रकार, मतलब भिन्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, या जिसे हम सरल भिन्न भी कहते हैं। दूसरा है अनुचित भिन्न। तीसरा है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। और चौथा है दशमलव भिन्न। तो यहाँ पर आप देखिए, उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका हर अंश से बड़ा होता है वो उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 2/5, 3/7 और 4/5। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अनुचित भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, जैसे 3/2, 6/5, 11/7, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। तो सम भिन्न होते हैं, विषम भिन्न होते हैं, संयुक्त भिन्न होते हैं। ये सिर्फ जानने के लिए, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। तो सम भिन्न किसे कहते हैं? जिन भिन्नों के अंश उनके हर से छोटे होते हैं तथा इनका मान 1 से कम होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर 3/4 जो लिखा है, तो इसमें प्रत्येक का जो अंश है वो हर से कम है, तो इस तरह से। और विषम भिन्न क्या होते हैं? जिसका अंश हर से बड़ा होता है। तो आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आप। नेक्स्ट अब हम देखते हैं भिन्नों में परस्पर परिवर्तन। तो विषम से संयुक्त भिन्न में बदलना, संयुक्त से विषम भिन्न में बदलना। ये आपको एक बात बता दें कि गणित शिक्षण में ये हल करने वाली चीज़ें बहुत ही कम आती हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो आप इनकी बिल्कुल टेंशन ना लें, बस आप समझ बना लें कि किसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भिन्नों का सरलीकरण, भिन्न में जोड़। ये अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, ऑनेस्टली बताएं तो। और भिन्न में परस्पर परिवर्तन, ये भी अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। भिन्न में जोड़, भिन्न में घटाना, बाकी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, बट अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, दशमलव भिन्न के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर वह साधारण भिन्न जिनका हर 10 अथवा 10 का कोई घातांक हो और दशमलव भिन्न कहलाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी साधारण भिन्न जिसका हर 10 या 10 का कोई घातांक हो तो वह दशमलव भिन्न कहलाता है। दशमलव भिन्न संबंधी संक्रियाएं यहाँ पर बताई गई हैं। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना और भिन्न में गुणा, ये सारी चीज़ें अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई हैं। हल करने वाला सिस्टम नहीं आता है एग्ज़ाम में, सिर्फ लिखित चीज़ें आती हैं। यहाँ पर साधारण भिन्न का शिक्षण किस तरह से करना है वो बताया गया है। तो श्री N.R. शर्मा ने लिखा है कि साधारण भिन्न किस स्तर पर और किस प्रकार प्रारंभ की जाएं, ये उन्होंने आगे बहुत सारे शब्दों में बताया गया है। तो भिन्न का ज्ञान यदि बालक को ठीक प्रकार से हो जाता है तो भिन्न का ज्ञान प्राप्त करना सरल हो जाता है। तो गणित पढ़ाते समय भिन्नों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। साधारण भिन्न का शिक्षण देने के समय में ये सब करना चाहिए जो N.R. शर्मा ने कहा है। आप यहाँ चित्र से देखकर भी समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यहाँ से रिलेटेड बना था कि उन्होंने कोई संख्या दे दी थी और उसको इस तरह से चित्र से दर्शाना था आपको। तो ये बहुत ही इजी है, आपसे बन जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, वैसे होगी भी नहीं। तो नेक्स्ट आप ये जो चित्र देख रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड आता है कि इसको चित्र में दर्शाइए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दशमलव भिन्नों का शिक्षण, किस तरह से शिक्षण कार्य कराना चाहिए। आपको इनमें से किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर गणित की संक्रियाएँ दिए हैं, जोड़ना, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं इससे डिटेल में तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम ज़रूर लिख दें। एंड नेक्स्ट टॉपिक
आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थीं जो हमने देखा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने यहाँ से देखा, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निर्धारण। तो ये है वो टॉपिक जिसे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था कि कर्णी दो को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो ये है उसका डिटेल में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका चित्र बस इम्पॉर्टेंट है, बाकी उतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम और देखते हैं वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, ये सब इसमें बताया गया है जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो बस इतना था इस थर्ड यूनिट में। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक को समझना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी आप बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।